सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने ट्रेनिंग के बारे में पढ़ा था और ट्रेनिंग से रिलेटेड कई सारे पॉइंट के बारे में पढ़ा था। लेकिन आप जानते हैं कि ट्रेनिंग और उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट हमने पढ़े थे वो सारे पॉइंट, और पिछली क्लासों में हमने जितने पॉइंट पढ़े थे वो सारे पॉइंट एनेक्सर 4 यानी कि ASP एयरपोर्ट सिक्योरिटी प्रोग्राम के पॉइंट हैं। तो अभी तक हम एनेक्सर 4 के बारे में पढ़ रहे थे। एयरपोर्ट सिक्योरिटी प्रोग्राम यानी कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी किस तरीके से की जाती है, स्क्रीनिंग का प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, सिक्योरिटी स्टाफ कितने होने चाहिए, कौन सा स्टाफ कहाँ ड्यूटी करेगा, उसके पास कौन सा वेपन होना चाहिए, कौन सा हथियार होना चाहिए, किस प्रकार के इक्विपमेंट का यूज़ किया जाएगा, कितनी अवधि होती है, माने जो ड्यूटी करते हैं उनकी ड्यूटी की जो टाइम पीरियड होती है वो क्या होती है। इसके बाद जो भी हमारे सिक्योरिटी के स्टाफ होते हैं उनकी जब ट्रेनिंग दी जाती है, लास्ट में हमने पढ़ा, तो उनकी ट्रेनिंग की जो ड्यूरेशन होती है वो कितनी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। इसके साथ ही ट्रेनिंग से रिलेटेड कई सारे पॉइंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। पिछली क्लास में ट्रेनिंग के साथ ही एनेक्सर 4 यानी कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी प्रोग्राम समाप्त हो गया था और अब हम एनेक्सर 5 के बारे में पढ़ने वाले हैं। और एनेक्सर 5 है एप्लीकेशन के बारे में। जैसे हमने जब पहले पढ़ा था पहले की क्लास में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कई बार ये आता था कि जब कोई भी डिपार्टमेंट एयरपोर्ट ऑपरेटर हो गया या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया या फिर एयरपोर्ट का कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर अगर एक एप्लीकेशन लिखता है तो उस एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। यानी कि अगर वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एप्लीकेशन लिखता है या फिर DGCA को एप्लीकेशन लिखता है, चाहे एयरपोर्ट ऑपरेटर को अपना लाइसेंस बनवाना हो, चाहे उसे किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी के बारे में, किसी प्रकार की कोई सुविधा के बारे में अगर एप्लीकेशन लिखना होता है तो उस एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होता है। तो अब हम एनेक्सर 5 के बारे में पढ़ने वाले हैं और एनेक्सर 5 में हम इसी एप्लीकेशन फॉर्मेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा एप्लीकेशन फॉर DGCA, यानी कि जब हम DGCA को एप्लीकेशन लिखेंगे तो उस एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होगा। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और एनेक्सर 5 के पहले पॉइंट के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम एनेक्सर 5 के बारे में पढ़ने वाले हैं और एनेक्सर 5 में हम एप्लीकेशन फॉर्मेट्स फॉर DGCA के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जब कभी एयरपोर्ट ऑपरेटर या फिर एयरपोर्ट का कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाला डिपार्टमेंट अगर DGCA को एप्लीकेशन लिखता है तो उस एप्लीकेशन का फॉर्मेट कैसा होगा, इसके बारे में हम एनेक्सर 5 में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है फॉर्म CA 93A एप्लीकेशन फॉर एरोड्रोम साइट अप्रूवल, यानी कि एयरपोर्ट पर एरोड्रोम साइट के अप्रूवल के लिए जो एप्लीकेशन लिखा जाता है उस एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होगा, आज की क्लास में हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस एप्लीकेशन फॉर्मेट का पहला पॉइंट होगा डिटेल ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि जो हमारा एप्लीकेंट है उसकी जो सारी डिटेल्स होंगी। एप्लीकेंट का मतलब होता है आवेदक और डिटेल का मतलब होता है विवरण। तो जो भी हमारा एप्लीकेंट है, जो एप्लीकेशन को देने वाला है या एप्लीकेशन जो लिख रहा है, जो डिपार्टमेंट एप्लीकेशन DGCA को देगा उस डिपार्टमेंट का नाम, उसका विवरण पूरा होना चाहिए। तो उसकी सारी डिटेल्स में पहला पॉइंट है फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट इन कैपिटल लेटर्स, यानी कि जो हमारा आवेदक है उसका पूरा नाम कैपिटल लेटर में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट इन कैपिटल लेटर्स, यानी कि जो हमारा एप्लीकेंट है, जो आवेदक है, उसका एड्रेस भी कैपिटल लेटर में होना चाहिए और पूरा एड्रेस होना चाहिए। और इसके बाद तीसरा पॉइंट है टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल या फिर टेलेक्स नंबर, यानी कि जो एप्लीकेंट है वो जब हमारा एप्लीकेशन देगा DGCA को तो उस एप्लीकेशन में वो अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल भी देगा ताकि समय आने पर उससे कॉन्टैक्ट किया जा सके। तो उस कॉन्टैक्ट डिटेल में टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर और इसके साथ ही उसकी ईमेल आईडी भी होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है नेशनैलिटी ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि जो हमारा एप्लीकेंट है उसकी नेशनैलिटी क्या है, उसकी राष्ट्रीयता क्या है। यानी कि अगर वो इंडिया से है तो इंडियन, कहने का मतलब नेशनैलिटी का मतलब जो व्यक्ति जिस देश का होता है उसी देश का नागरिक होता है और वही उसकी राष्ट्रीयता नेशनैलिटी होती है। जैसे अगर आप इंडिया से है तो आपकी नेशनैलिटी हो गई इंडियन, अमेरिका से है तो अमेरिकन। तो इसी तरीके से वो जो एप्लीकेंट है उसकी नेशनैलिटी क्या है, वो किस देश का निवासी है, इसके बारे में भी यहाँ पर बताया जाएगा। तो जो पहला पॉइंट है डिटेल ऑफ एप्लीकेंट, इस एप्लीकेशन में जो हमारा पहला फॉर्मेट होगा एप्लीकेंट के बारे में, उसमें एप्लीकेंट का पूरा नाम यानी कि आवेदक का पूरा नाम कैपिटल लेटर में, आवेदक का पूरा एड्रेस वो भी कैपिटल लेटर में, उससे कॉन्टैक्ट डिटेल यानी कि टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर या फिर ईमेल आईडी, और इसके बाद वो जो हमारा एप्लीकेंट है, जो आवेदक है, वो किस देश का नागरिक है, इसके बारे में भी हमें बताना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन का जो दूसरा पॉइंट होगा वो होगा डिटेल ऑफ एरोड्रोम साइट,
यानी कि एयरपोर्ट पर जो हमारा एरोड्रोम साइट है उसकी जो डिटेल होंगी उसका पूरा विवरण इस एप्लीकेशन में देना होगा। तो एरोड्रोम साइट का क्या क्या विवरण देना होगा, जैसे पहला है 2.1 प्लेस नेम बाय विच द एरोड्रोम इज टू बी नोन इन ऑल फ्यूचर रेफरेंसेज, यानी कि उस स्थान का हमें नाम बताना पड़ेगा, यानी कि जिस स्थान पर हमारा एरोड्रोम साइट बना हुआ है उस एरोड्रोम साइट के उस प्लेस का नाम बताना पड़ेगा। प्लेस नेम बाय विच द एरोड्रोम इज टू बी नोन इन ऑल फ्यूचर रेफरेंसेज, यानी कि एरोड्रोम साइट की फ्यूचर की जो सारी रेफरेंसेज है, जो सारी कार्यप्रणालियां हैं वो कहां पर होंगी उस स्थान के बारे में हमें बताना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है 2.2 नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑनर ऑफ एरोड्रोम, यानी कि जो हमारा एरोड्रोम है, यानी कि जो एरोड्रोम साइट है उसका जो ऑनर का मतलब मालिक होता है, तो एरोड्रोम साइट का जो मालिक है उसका पूरा नाम और उसका पूरा एड्रेस, और इसके साथ ही उसका टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर और ईमेल आईडी या फिर टेलेक्स नंबर, यानी कि जो एरोड्रोम साइट है उस एरोड्रोम साइट के बारे में बताना पड़ेगा कि वो एरोड्रोम साइट कहां पर है, किस स्थान पर है, उसका जो ऑनर है यानी कि जो मालिक है उस एरोड्रोम साइट का, उसके मालिक का नाम बताना पड़ेगा और उसका पूरा नंबर और उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल जैसे टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर और ईमेल आईडी। और इसके बाद तीसरा पॉइंट है 2.3 लोकेशन ऑफ द एरोड्रोम साइट विद रेफरेंसेज टू द नियरेस्ट एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन एंड टाउन विलेज, यानी कि जो हमारा एरोड्रोम साइट है उसकी लोकेशन, जो एरोड्रोम साइट है उसकी लोकेशन क्या है, वो किस तरीके से है उसके बारे में बताना पड़ेगा। लेकिन ये एक रेफरेंस देना होगा इसका कि इसके नज़दीक में कौन सा एयरपोर्ट है या इसके नज़दीक में कोई रेलवे स्टेशन है या फिर कोई गांव या शहर है, तो उसका रेफरेंस देना पड़ेगा कि इस एयरपोर्ट के इतनी दूरी पर ये एरोड्रोम साइट है, या इस रेलवे स्टेशन से इतनी दूरी पर एरोड्रोम साइट है, या फिर इस गांव या फिर इस टाउन से, इस सिटी से इतनी दूरी पर इस एयरपोर्ट का एरोड्रोम साइट है। यानी कि एरोड्रोम साइट जो है उसकी लोकेशन को बताना पड़ेगा, उसके आसपास के किसी फेमस स्थान के बारे में बताना पड़ेगा, ताकि जो भी एरोड्रोम साइट पर जाना चाहे वो आसानी से उस लोकेशन पर पहुंच सके। इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है 2.4 स्टेट या डिस्ट्रिक्ट इन विच सिचुएटेड, यानी कि एरोड्रोम साइट जिस स्टेट में, जिस राज्य में है या फिर उस राज्य में जिस जिले में है उस जिले के बारे में बताना पड़ेगा कि हमारा जो एयरपोर्ट का एरोड्रोम साइट है वो इस राज्य में और इस जिले में सिचुएटेड है, इस जिले में बनाया गया है। 2.5 लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऑफ द एरोड्रोम रेफरेंस पॉइंट, यानी कि जो एरोड्रोम का रेफरेंस पॉइंट है, जिस स्थान पर हमारा एरोड्रोम साइट बना गया है उसका अक्षांश और देशांतर बिंदु क्या है। जैसे आपने ग्लोब देखा होगा तो उस पर जो रेखाएं होती हैं, छोटी छोटी ग्रिड लाइंस खींची होती हैं, तो उनको अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं कहा जाता है। तो उन्हीं का एक पॉइंट निर्धारित किया जाता है एक ग्लोब को देखने के लिए कि कौन सा प्लेस किस स्थान पर सिचुएटेड है, तो उसके बारे में बताया गया है कि जो एरोड्रोम साइट है उसका जो लैटिट्यूड यानी कि जो हमारा अक्षांश है और लॉन्गिट्यूड जो देशांतर है, इन दोनों के बारे में बताना चाहिए कि जो हमारा एरोड्रोम साइट है वो कितने अक्षांश पर है और कितने देशांतर पर है, ताकि अगर कोई भी पायलट या फिर कोई भी व्यक्ति वहां पर आना चाहे तो उस स्थान पर उस अक्षांश और देशांतर पॉइंट के हिसाब से वहां पर वो आ जाए। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है 2.6 ग्रिड रेफरेंस इन WGS 84, यानी कि WGS 84 में जो ग्रिड रेफरेंस होता है उसके बारे में हमें बताना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट है 2.7 एलिवेशन ऑफ द एरोड्रोम रेफरेंस पॉइंट, यानी कि AMLS, यानी कि जो एरोड्रोम रेफरेंस पॉइंट है उसकी ऊंचाई कितनी है, यानी कि जैसे समुद्र तल से ऊंचाई आप कई स्थानों पर गए होंगे, चाहे आप स्टेशन पर गए होंगे किसी या फिर किसी एयरपोर्ट पर गए होंगे, तो वहां पर आपने देखा होगा कि हर चीज की समुद्र तल से ऊंचाई बताई जाती है। तो एरोड्रोम साइट के बारे में भी हमें बताना पड़ेगा कि समुद्र तल से कितनी उसकी ऊंचाई है, किस हाइट पर वो बनाया गया है, इसके बारे में हमें बताना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा जिसमें हमने एप्लीकेंट के बारे में पढ़ा, यानी कि जो हमारा आवेदक है उसकी डिटेल हमने पढ़ी और उसमें क्या क्या देना पड़ेगा, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल, उसकी नेशनलिटी यानी कि उसकी राष्ट्रीयता। और दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि जो हमारा एरोड्रोम साइट है उसकी डिटेल, यानी कि किस स्थान पर बनाया गया है, उसका लोकेशन क्या है, उसके नज़दीक में कौन कौन से स्थान हैं, किस राज्य में है, किस जिले में है, उसका अक्षांश बिंदु और देशांतर बिंदु क्या है और उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तीसरा पॉइंट है कंट्रोल ऑफ द एरोड्रोम, यानी कि जो एरोड्रोम साइट है उसका नियंत्रण कैसे होगा, उस पर कंट्रोल किसका होगा। पहला है आर यू द ऑनर ऑफ द एरोड्रोम लैंड, यानी कि वो जो एरोड्रोम साइट है वो जिस स्थान पर बनाई गई है, जिस जमीन पर बनाया गया है, क्या आप उस जमीन के मालिक हैं। इफ नो, प्लीज
स्टेट, यानी कि आपको इसमें बताना पड़ेगा कि आप उस ज़मीन के मालिक हैं या नहीं। अगर आप हैं तो यस करिए, अगर नहीं है तो आप बताइए कि अगर आप उस ज़मीन के मालिक नहीं है तो फिर क्या है। इसके बाद 3.1 है डिटेल ऑफ द राइट्स यू होल्ड ओवर द लैंड, अटैच कॉपी ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि उस ज़मीन पर, जिस ज़मीन पर हमारा एरोड्रोम साइट बनाया गया है, उस ज़मीन से आप किस तरीके से संबंधित हैं या फिर उस ज़मीन पर आपका किस तरीके का अधिकार है। डिटेल ऑफ द राइट्स यू होल्ड ओवर द लैंड, यानी कि जिस ज़मीन पर उस एरोड्रोम साइट का निर्माण किया गया है, कंस्ट्रक्शन किया गया है, उस ज़मीन पर आपका किस प्रकार से अधिकार है। अगर आप उसके मालिक हैं तो उसके बारे में बताइए, अगर आप मालिक नहीं हैं तो फिर किस अधिकार से आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। और अटैच कॉपी ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, और अपने अधिकारों से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है आप उसको उसके साथ में अटैच कर सकते हैं। अगला पॉइंट है 3.2 द पीरियड फॉर विच यू होल्ड दीज राइट्स इंक्लूडिंग टर्मिनेटिंग डेट, यानी कि जो पीरियड होता है, जैसे अगर आप उस जमीन के मालिक नहीं हैं, आप पर किसी और तरीके का अधिकार उस जमीन पर है आपका, तो उस राइट के बारे में, उस अधिकार के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन सा टाइम पीरियड है जिसके लिए आप उस अधिकार को मतलब रखे हैं अपने पास में, यानी कि कितने समय के लिए उस जमीन पर आपका अधिकार होगा और कब आपका अधिकार उस जमीन से समाप्त होगा। फ्रॉम में बताना पड़ेगा कि कब से, यानी कि पिछले कितने समय से आप उस जमीन पर अधिकार किए हैं। टू यानी कि कब तक, और टर्मिनेशन डेट के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि अंतिम कौन सा दिवस होगा जिस दिन आप उस जमीन पर अपना अधिकार समाप्त करेंगे। तो आपको 3.1 में बताना है कि एरोड्रोम साइट जो है उसका कंट्रोल किसके हाथ में है। अगर आप उस जमीन के मालिक हैं तो उसको बताइए, अगर नहीं है तो फिर किस प्रकार का अधिकार आपके पास है उस जमीन से संबंधित, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। अगला पॉइंट है चौथा, परमिशंस एंड अप्रूवल रिक्वायर्ड, यानी कि जब आप एप्लीकेशन को लिखते हैं तो उस एप्लीकेशन को लिखने से पहले आपको कुछ लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी और उस एप्लीकेशन को लिखने के लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। यानी कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिनसे आपको एप्लीकेशन लिखने की परमिशन लेनी होगी। डीजीसीए को जब कोई एप्लीकेशन लिखता है, फिर चाहे वो हमारा एयरपोर्ट ऑपरेटर हो, चाहे वो हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी हो, अगर वो कोई भी एप्लीकेशन डीजीसीए को लिख रहा है तो उस एप्लीकेशन को लिखने से पहले एयरपोर्ट पर ही कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं और एयरपोर्ट से बाहर भी कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। उन डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है और उस एप्लीकेशन को लिखने के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है। जैसे पहला है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि जो रक्षा मंत्रालय होता है, अगर आपने उससे परमिशन लिया है तो यस करिए, अगर नहीं लिया है तो नो करिए। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो भारत सरकार होती है उसकी जो पर्यावरण और वन मंत्रालय है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, या फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट होती है, जो पर्यावरण का मंत्रालय होता है, आपने उस मंत्रालय से, उस डिपार्टमेंट से परमिशन लिया है, अप्रूवल लिया है कि नहीं, उसको आप यस करिए या फिर नो करिए। इसके बाद ऑनर ऑफ द लैंड, यानी कि जिस जमीन पर एरोड्रोम साइट का निर्माण किया गया है उस जमीन का जो मालिक है उससे आपने परमिशन ली है कि नहीं, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा यस या नो, या फिर अगर आपको कोई डिटेल देनी है तो उसके बारे में भी आप दे सकते हैं। और चौथा है लोकल अथॉरिटी सच एज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कमिटी और अर्बन लैंड डेवलपमेंट बोर्ड, अथॉरिटी ऑफ द स्टेट और इट्स कंट्री एंड टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट। इसका मतलब ये कि जो भी उस स्थान पर लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर निगम हो गया, कमिटी और अर्बन लैंड डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि जो समिति या शहरी भूमि विकास बोर्ड मंत्रालय होता है, और अगला है अथॉरिटी ऑफ द स्टेट और इट्स कंट्री एंड टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, यानी कि जो राज्य और देश या फिर जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, टाउन यानी कि जो शहर होता है, शहर की प्लानिंग का जो डिपार्टमेंट होता है उसकी परमिशन आपने ली है या नहीं। यानी कि जो परमिशन एंड अप्रूवल्स रिक्वायर्ड की बात की जा रही है, आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो इसमें पहला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत सरकार की पर्यावरण और वन मंत्रालय है उससे, ऑनर ऑफ द लैंड यानी कि जो जमीन का मालिक है, और इसके बाद जो भी उस स्थान पर लोकल अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो शहरी भूमि विकास बोर्ड हो या फिर टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट हो, इन सब से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, इन सब से एप्लीकेशन का अप्रूवल कराना पड़ेगा और उसके बाद ही आप एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। अगला पांचवा पॉइंट है टोटल लैंड एरिया अवेलेबल, यानी कि जो एरोड्रोम साइट है वहां पर जो भी लैंड एरिया अवेलेबल है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। जैसे 5.1 है डायमेंशंस, यानी कि जो भी दिशाएं हैं, जितना उसका फैलाव है, जो भी एरिया क्षेत्रफल है उसके बारे में बताना पड़ेगा। इनक्लोज लेआउट प्लान ऑफ द एरोड्रोम साइट इंक्लूडिंग बाउंड्री, बिल्डिंग्स एंड फैसिलिटीज प्रपोज्ड टू बी प्रोवाइडेड प्रेफरेबल स्केल, यानी कि उस एरिया में जहां पर एरोड्रोम साइट बनाया गया है उसका आपको पूरा विवरण देना पड़ेगा, चाहे
वो बाउंड्री की बात की जाए, चाहे वो बिल्डिंग की बात की जाए, और इसके साथ ही जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं उनके बारे में भी बताना पड़ेगा। यानी कि एरोड्रोम साइट जिस स्थान पर बनाया गया है उस स्थान के आसपास का पूरा क्षेत्रफल आपको देना पड़ेगा कि कितने एरिया में उस एरोड्रोम साइट को बनाया गया है। अगला पॉइंट है छठा, मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन अटैच डेटा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ रीजनेबल पीरियड एज अवेलेबल। यानी कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे पहला है विंड स्पीड, डायरेक्शन डेटा एंड विंड रोज डायग्राम। यानी कि जिस स्थान पर एरोड्रोम साइट बनाया गया है वहाँ पर हवाएं किस स्पीड से चलती हैं, किस दिशा में चलती हैं। दूसरा है रेनफॉल डेटा, यानी कि जो रेनफॉल है वहाँ पर उसका डेटा आपको देना पड़ेगा। और तीसरा है एरोड्रोम रेफरेंस टेम्परेचर, यानी कि जिस स्थान पर एरोड्रोम साइट बनाया गया है उसका टेम्परेचर, उसका तापमान कितना रहता है अक्सर, यानी कि सामान्यतः उसका टेम्परेचर कैसा रहता है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। यानी कि मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन में आपको हवाओं की दिशा के बारे में बताना पड़ेगा, हवाओं की स्पीड के बारे में, रेनफॉल के बारे में और वहाँ के टेम्परेचर के बारे में बताना पड़ेगा। अगला पॉइंट है सातवां, एरोड्रोम एक्टिविटीज़, यानी कि एरोड्रोम साइट से रिलेटेड जो भी अन्य एक्टिविटीज़ हैं उनको आपको पूरा करना पड़ेगा। जैसे पहला है स्टेट कैटेगरी ऑफ एरोड्रोम प्रपोज्ड एज डिफाइंड इन एयरक्राफ्ट रूल्स 1937। पीछे मैंने आपको बताया था कि एयरक्राफ्ट एक्ट आया था 1937 में, तो उस 1937 के एयरक्राफ्ट रूल में जिस तरीके से एरोड्रोम के बारे में डिफाइन किया गया है क्या उसी तरीके से वो है या नहीं, यानी कि वो पब्लिक यूज़ के लिए है या फिर प्राइवेट यूज़ के लिए है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। और आगे आपको बताना पड़ेगा स्टेट एरोड्रोम रेफरेंस कोड के बारे में, यानी कि जो कोड नंबर है या फिर जो कोड लेटर है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि एरोड्रोम साइट जो है वो किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, पब्लिकली यूज़ किया जाएगा या फिर प्राइवेट यूज़ किया जाएगा, और इसके साथ ही उसका कोड नंबर या फिर कोड लेटर क्या है इसके बारे में भी आपको इसमें बताना पड़ेगा। अब अगला पॉइंट है आठवां, एक्सप्लेन अरेंजमेंट्स फॉर, यानी कि जो भी वहाँ पर अरेंजमेंट्स की जाती हैं, जो एरोड्रोम साइट पर सुविधाएं हैं उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। जैसे 8.1 है एक्सेसिबिलिटी टू साइट, यानी कि साइट पर एक्सेसिबिलिटी किस तरीके की है, क्या अरेंजमेंट है एक्सेसिबिलिटी को लेकर के, उसके बारे में बताना पड़ेगा। वाटर सप्लाई के बारे में बताना पड़ेगा कि एरोड्रोम साइट पर वाटर की सप्लाई ठीक ठाक है या नहीं, पानी की सुविधा है या नहीं, जल प्रबंधन किस प्रकार का है। इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बताना पड़ेगा कि एयरपोर्ट पर बिजली की किस तरीके की सुविधा है, जो एरोड्रोम साइट है वहाँ पर इलेक्ट्रिक कैसा आता है। और मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में कि अगर एरोड्रोम साइट पर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो उससे बचने के लिए, उससे निपटने के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ की किस प्रकार की सुविधा की गई है, इसके बारे में भी यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। अगला पॉइंट है नौवां, डिटेल्स ऑफ एजेंसी लाइकली टू एग्जीक्यूट द वर्क या कंसल्टेंट, यानी कि एरोड्रोम साइट पर वर्क करने के लिए जो भी कंसल्टेंट या फिर जो हमारी एजेंसियां होती हैं उनके बारे में बताना पड़ेगा। जैसे पहला है नेम ऑफ द एजेंसी, अटैच क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड दियर क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, यानी कि जो एजेंसी एरोड्रोम साइट पर काम कर रही है या फिर जिसको हम कंसल्टेंट कह सकते हैं, जो वहाँ की सारी व्यवस्थाओं को देख रही है, उस एजेंसी की क्वालिफिकेशन को आपको बताना पड़ेगा कि उस एजेंसी की क्वालिफिकेशन क्या है। एक्सपीरियंस एंड दियर क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, एक्सपीरियंस का मतलब कितने सालों का अनुभव है उस एजेंसी के पास में, और उसका जो क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। अगला है 9.2, डू यू प्रपोज टू एंगेज कंसल्टेंट फॉर द प्रोजेक्ट इफ यस फर्निश डिटेल, यानी कि अगर आप किसी भी कंसल्टेंट के लिए इंगेज किए गए हैं, यानी कि आपको किसी भी कंसल्टेंट के लिए इंगेज किया गया है, प्रपोज किया गया है, तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा यस या नो में, और अगर आपको ऐसा किया गया है तो उसकी डिटेल भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और लास्ट है वेदर प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज रिपोर्टेड, इफ यस प्लीज इनक्लोज द रिपोर्ट, यानी कि जो वेदर रिपोर्ट है, जो हमारा मौसम से संबंधित जानकारियां हैं, क्या उसको भी प्रिपेयर्ड की जा रही हैं या नहीं, जो मौसम से संबंधित जानकारियां हैं उसको तैयारी की जा रही है नहीं, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा यस या नो में, और अगर ऐसा है तो उसकी रिपोर्ट भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएगी कि जो एरोड्रोम साइट है उस पर मौसम किस प्रकार का है, किस प्रकार का वहाँ पर मौसम रहता है, उसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। लास्ट है आई हियर बाई सर्टिफाई दैट द फॉरगोइंग इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट इन एवरी रिस्पेक्ट एंड नो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हैज बीन विदहेल्ड, यानी कि इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आपको हियर बाई कंफर्म करना पड़ेगा कि पीछे आपने जो भी डिटेल्स प्रोवाइड की हैं इस एप्लीकेशन में वो सारी डिटेल्स करेक्ट हैं, वो सारे इन्फॉर्मेशन सही हैं, इनमें किसी भी प्रकार की कोई मिसप्रिंट नहीं हुई है या किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं हुई है। लास्ट में यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा, जो भी एप्लीकेंट, जो आवेदक होगा, डेट, नेम, पोजीशन हेल्ड, यानी कि एरोड्रोम साइट पर उसकी क्या पोजीशन है इसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने एप्लीकेशन फॉर्मेट के बारे में पढ़ा कि अगर
DGCA को किसी प्रकार का कोई एप्लीकेशन लिखना है तो उसकी फॉर्मेट कैसी होगी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आज की इस क्लास में मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर DGCA अटैचमेंट फर्स्ट के बारे में जो भी बताया वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों इसमें हमने ये पढ़ा कि अगर DGCA को किसी प्रकार का हमें एप्लीकेशन लिखना होता है तो उस एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होता है। अभी भी कई सारे पॉइंट बचे हैं जिनको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में नए टॉपिक के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।